गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि 53वां टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 92वां टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों, तो ये राजस्थान में है, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये भारत का 92वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये था हमारे कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। हम आते हैं अपने आज के सेशन में, जिससे सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने क्लैप अभियान की शुरुआत की थी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर केरल? करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्लैप अभियान की शुरुआत की गई थी। आइए देखते हैं क्लैप यानी कि क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लीन आंध्र प्रदेश यानी कि स्वच्छता से संबंधित ये अभियान है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये देखा जाए, इस अभियान की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2021 में स्वच्छ आंध्र प्रदेश, क्लीन आंध्र प्रदेश अभियान की शुरुआत किया गया था। और इसका अगर हम पूरा नाम देखें इस अभियान का क्या है, तो जगन्ना स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम यानी कि क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्ना स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम जो है, इस पूरे जो है कार्यक्रम का पूरा नाम है। इसके तहत देखा जाए, सरकार ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई, स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सार्वजनिक भागीदारी के साथ साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्लैप कार्यक्रम की शुरुआत किया था। देखिए उद्देश्य अगर हम क्लैप कार्यक्रम की देखें तो इस कार्यक्रम के तहत जो है घर घर जा करके कचरे का संग्रह किया जाएगा। इसके अलावा जो तरल और जो ठोस कचरे होंगे उनको अलग किया जाएगा। ठीक है, घरों में जो है खाद बनाने या फिर ऑन साइट वेस्ट ट्रीटमेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं क्लैप अभियान के। और इसमें देखा जाए, इस अभियान के तहत जो है ग्रामीण परिवारों को ये सलाह दी जाएगी कि वो जो है सड़कों पर कोई कचरा न डालें और इसके बजाय वो क्या करें, कचरा जो है वो कलेक्टर को सौंपे जो कलेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है इस अभियान को शुरू करने के लिए उन्होंने देखा जाए तो 4097 कचरा इकट्ठा करने वाले गाड़ियों को या फिर वाहनों को जो है इन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। और वर्ष 2021 तक हम इसके बारे में दोस्तों इसलिए चर्चा कर रहे हैं इस अभियान की। आप सोच रहे होंगे कि अक्टूबर 2021 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी, अभी क्या इस अभियान का औचित्य है इसमें डिस्कस करना? तो कारण ये है कि इस अभियान ने जो सफलता जो है इसने पाई है, क्योंकि अगर देखा जाए नवंबर में जो है 2021 में ग्रामीण जो है कचरों का, ग्रामीण घरों के जो कचरों का संग्रह होता था वो 22% होता था। लेकिन अगर वर्ष 2022 की बात करें, जनवरी में मात्र 3 महीने के अंदर देखा जाए तो वह कचरे का जो संग्रह कहाँ से पहुँच गया, तो लगभग 61.50%। ठीक है, 61% लगभग ये जो है कचरा पहुँच गया है। तो आप देख रहे हैं इस अभियान की किस तरीके से जो है सफलता रही है। तो इसीलिए इस अभियान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों किया गया है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्लैप अभियान की शुरुआत किया गया। आंध्र प्रदेश की दोस्तों बात करें तो राजधानी इसकी क्या है? अमरावती है। यहाँ पे देखिए आपके सामने भारत का मैप खुला हुआ है। भारत के देखें तो पूर्वी तट पे देखा जाए तो हमें आंध्र प्रदेश दिख रहा है, जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है? अमरावती है। और इसमें देखा जाए तो ये बे ऑफ बंगाल से जो है इसकी तटीय सीमा लग रही है। और देखें कि किन किन राज्यों से ये सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पे देखा जाए उड़ीसा से, फिर यहाँ पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से, और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो तेलंगाना से, और यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु से ये अपनी सीमा को साझा करता है दोस्तों। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें जिसकी राजधानी अमरावती है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है, यहाँ के जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करें दोस्तों तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिरुवेड़ी बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, बांध जब कोई चर्चा में रहता है तो अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर साउथ इंडिया के बांध। ठीक है, अक्सर न्यूज़ में रहते हैं और अक्सर जो है इन बांधों के बारे में प्रश्न आता है। तो देखिए भी हाल फिलहाल में फिर से एक बांध चर्चा में है, सिरुवेड़ी बांध। वो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, केरल राज्य से संबंधित है सिरुवेड़ी बांध। आइए देखते हैं क्यों इस जो है ये बांध चर्चा में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये बांध कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो सिरुवेड़ी बांध जो कि कर्नाटक माफ करिए केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ठीक है, और ये बांध है तो किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी बेसिन में एक बहने वाली नदी है जिसका नाम है भवानी
नदी, भवानी नदी की सहायक नदी जिसका नाम है सिरुवेड़ी। ठीक है, इसी नदी के नाम पर इस बांध का नाम पड़ा है सिरुवेड़ी बांध, जो कि भवानी नदी की सहायक नदी है सिरुवेड़ी। और ये कहाँ पे स्थित है? केरल के पलक्कड़ जो है जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण दोस्तों कब किया गया था? 1984 में किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में पानी, जो पीने के पानी की आपूर्ति करने के उद्देश्य से 1984 में इस सिरुवेड़ी बांध का जो है निर्माण किया गया था। अभी देखा जाए और इसका जल ग्रहण क्षेत्र देखा जाए तो वो केरल और तमिलनाडु राज्यों के आरक्षित वनों तक विस्तारित है। सिरुवेड़ी बांध के पूर्वी हिस्से में देखा जाए दोस्तों तो ये मुत्थिकुल्लम पहाड़ी स्थित है। और देखिए चर्चा का कारण क्या है कि अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु की सरकार ने जो है केरल की सरकार से बोला कि ये जो सिरुवेड़ी बांध है उस बांध के जो भंडारण को उसके पूर्ण जलाशय स्तर यानी कि जो है पूरी तरीके से जो जलाशय स्तर है उसको बनाए रखा जाए। ठीक है, तो उसे बनाए रखे जाने के आग्रह किया गया है तमिलनाडु के द्वारा केरल से। ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही क्या था कि जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर है वहाँ पे पीने के पानी की आपूर्ति के लिए जो है इसी उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि हम केरल की दोस्तों बात करें तो केरल के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैप खुला था और आपको बिल्कुल साउथ में कौन सा दिख रहा है दोस्तों? यहाँ पे हमें दिख रहा है केरल। ठीक है, केरल देखा जाए तो भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है और ये अपनी सीमा को किससे साझा कर रहा है? अगर समुद्री सीमा का देखा जाए तो यहाँ पे अरब सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। केरल जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है? तिरुवनंतपुरम जो है वो इसकी राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? पिनेराई विजयन जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। और ये देखा जाए 2 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश है अपनी सीमा को साझा कर रहा है। जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 राज्य कौन से हैं? तो एक तमिलनाडु है और देखा जाए यहाँ पे कर्नाटक भी है। और यहाँ पे देखो दोस्तों पुडुचेरी का हमें एक भाग माहे दिख रहा है जो कि कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि जो पुडुचेरी के अन्य जो भाग हैं वो किन किन राज्यों में स्थित है और उनके क्या क्या नाम है, मुझे इसके बारे में बताइए, पुडुचेरी के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने किस देश के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है और जिसका उद्देश्य है उस देश की ईंधन की कमी से निपटने में मदद करना? अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका या फिर नेपाल? क्योंकि आप यहाँ पे बगल में फ्लैग लगा है तो उससे तो आप अनुमान लगा ही लिए होंगे कि आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है सी, श्रीलंका को जो है एक्सिम बैंक ने $500 मिलियन का जो है ऋण समझौता पे हस्ताक्षर किया है, ऋण दिया है। और उद्देश्य क्या है? वहाँ पे जो ईंधन की कमी हो रही उस कमी से निपटना है जो है उसमें मदद करना। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने जो है श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों के वित्त पोषण के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की सहायता, ठीक है, ऋण सहायता जो लाइन ऑफ क्रेडिट LOC प्रदान किया। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है दोस्तों? तो ये देखिएगा ये पूर्व निर्धारित उधार सीमा होती है। ठीक है, कोई मान लीजिए बैंक है और उसका कोई ग्राहक है। ठीक है, उस ग्राहक के लिए बैंक ने एक पूर्व निर्धारित सीमा भाई लगा दी कि तुम इस सीमा तक जो है वो उधार ले सकते हो, यानी कि जिसका किसी भी समय जो है इस सीमा का उपयोग किया जा सकता है उस उधारकर्ता के द्वारा। तो उधारकर्ता जो उधार ले रहा है, जो बैंक का कस्टमर है, ठीक है, वो अपने आवश्यकता अनुसार जो है वो पैसे को निकाल सकता है। जब तक कि ये जो सीमा है वो सीमा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो किसी भी समय जो है जब उसको आवश्यकता लगेगी तो वो इस लाइन ऑफ क्रेडिट से जो है अपने पैसे को ले सकता है। ठीक है, उधार पैसे को। और जैसे ही पैसा चुका दिया जाता है, मान लीजिए उसने सीमा तक पैसे ले लिए और एक समय के बाद उसने पैसे को चुका दिया, तो उस क्रेडिट की खुली लाइन के मामले में देखें तो इसे फिर से जो है उधार लिया जा सकता है। यही क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि पूर्व निर्धारित उधार सीमा होती। ठीक है, तो इसी सीमा के तहत LOC के ही तहत देखा जाए तो एक्सिम बैंक ने जो है श्रीलंका के साथ $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। और उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादों के वित्त पोषण। इसके साथ ही एक्सिम बैंक जो है भारत सरकार की तरफ से अब तक श्रीलंका को कुल $2.18 अरब मूल्य का 10 कर्ज जो है सुविधाएं उपलब्ध करा चुका है। इस फंड का इस्तेमाल देखा जाए जो अभी एक्सिम बैंक के द्वारा दिया गया है $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, तो द्वीपीय राष्ट्र यानी कि श्रीलंका के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के खरीदने के लिए किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों एक्सिम बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी स्थापना देखा जाए भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। किस वर्ष किया गया था? 1982 को किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत किया गया था। और यहाँ पे देखा जाए ये भारत सरकार की जो है पूर्व
पुड़, यहाँ पे पुड़ होनी चाहिए थी, पुड़ स्वामित्व वाली एक इकाई है और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है, मुंबई में है। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में जो इसके एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो हर्ष भूपेंद्र बंगारी जो है वो इसके जो हैं एमडी हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के। ठीक है, अब आते हैं हम, इससे पहले देखिए यहाँ पे कुछ और भी तथ्य दिए हुए हैं जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस बैंक का अगर उद्देश्य देखा जाए क्या है, तो बैंक का यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का जो उद्देश्य है वो निर्यातकों को और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से माल एवं सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं के कामकाज का समन्वय करना, एक तरीके से भारत के व्यापार को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देना, क्या है, यही एक्सपोर्ट जो है इस बैंक की स्थापना का बेसिकली उद्देश्य था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित लेटे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा का नवीनीकरण किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भगवान विष्णु की एक लेटी हुई प्रतिमा थी और उस प्रतिमा का क्या किया गया है, नवीनीकरण किया गया है। तो ये बहुत डायरेक्ट फैक्चुअल वाला प्रश्न है। तो हाल फिलहाल में देखा जाए तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा जो है लेटे हुए भगवान विष्णु की लगभग 1000 साल पुरानी प्रतिमा थी। और ये किसकी प्रतिमा थी, ये बालू पत्थर की जो है प्रतिमा थी जिसका क्या किया गया है, नवीनीकरण किया गया है। और यह प्रतिमा देखा जाए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पे ये स्थित है। इसी के तहत मध्य प्रदेश देखा जाए तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा शुरू की गई यह पहली संरक्षण और नवीनीकरण परियोजना है मध्य प्रदेश में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रतिमा की दोस्तों बात करें तो यह प्रतिमा को लोकप्रिय रूप से शेष सैया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यह प्रतिमा, इसकी मूर्ति कला, कलचुरी कला जो कि 8वीं शताब्दी भारत के मध्य भाग में राष्ट्रकूटों के सामान से संबंधित है। ठीक है, तो इससे संबंधित है। बेसिकली आपको ये डायरेक्ट वाले प्रश्न है और थोड़ा सा स्टैटिक्स पोर्शन आपके हिस्ट्री से संबंधित हो जाते हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लेटे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा का नवीनीकरण किस राज्य में किया गया, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पार्क में ये प्रतिमा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने NROL-87 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? अमेरिका, चीन, फ्रांस या फिर रूस? करेक्ट आंसर इज ए है, अमेरिका ने किया है NROL-87 नामक एक जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो अमेरिका ने कैलिफोर्निया के बैडनबर्ग एयरफोर्स बेस से जासूसी उपग्रह NROL-87 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ये भी पूछा जा सकता है, इस जो है इसका नाम दे देगा, इस उपग्रह का पूछेगा किस तरह का उपग्रह, तो ये जासूसी उपग्रह है जो कि अमेरिका ने लॉन्च किया, इसका प्रक्षेपण किया है। वेडनबर्ग वायु सेना अड्डे के लॉन्च पैड SLC-4E से फॉल्कन 9 बूस्टर के जरिए जो है इस उपग्रह को लॉन्च किया गया, इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण के बाद देखा जाए तो फाल्कन का बूस्टर सफलतापूर्वक बैडनबर्ग वापस लौट आया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है इन डिटेल नहीं बहुत ज़्यादा बताया गया है, अभी बहुत सारी जानकारी जो है इस उपग्रह से अभी जो है उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से हमें सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है। हम लोग आज की इतना ही चर्चा कर रहे हैं कि इस उपग्रह का नाम क्या है और ये किस तरह का है, जासूसी उपग्रह है, किसके द्वारा किया गया है, अमेरिका के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के किस सर्किट में शामिल किया है? कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट या फिर बौद्ध सर्किट? करेक्ट आंसर इज बी है, रामायण सर्किट में जो है पुनौरा धाम को जो है स्वदेश दर्शन योजना के जो है रामायण सर्किट में पर्यटन मंत्रालय ने शामिल किया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में ये देखा जाए बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम के गंतव्यों को शामिल किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो है पुनौरा धाम कहाँ स्थित है, तो ये बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है और उसको हाल फिलहाल में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया।
और पुनौरा धाम को भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना यानी कि तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के अंतर्गत शामिल किया है। अगर हम बात करें इसके बारे में, पुनौरा गांव के बारे में, तो पुनौरा गांव में स्थित ये जो पुनौरा धाम है ये देवी सीता का जन्म स्थान है। ठीक है, इसी कारण से इसको रामायण सर्किट में शामिल किया गया। मंदिर परिसर में देखा जाए राम जानकी मंदिर और सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल शामिल है। अगर हम प्रसाद योजना की दोस्तों बात करें तो वर्ष 2014-15 में इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है, जितने भी जो धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में जो तीर्थ स्थल है उन तीर्थ स्थलों को विकसित करना, उनकी पहचान पर केंद्रित जो है ये प्रसाद योजना है। ठीक है, प्रसाद योजना का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी सर्किट है, सर्किट भी ध्यान रखिएगा। एक बार प्रश्न आया था कि इसमें कौन सी सर्किट शामिल नहीं है। ठीक है, अगर हो सके तो मुझे आंसर करिए इसके बारे में, मुझे भी आप थोड़ा जानकारी दीजिए इसके सर्किट के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में कि केंद्रीय बजट 2022-23 में किस उद्देश्य से देश पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, देश पोर्टल ग्रामीण वानिकी का विकास, पर्यावरण सुरक्षा, कौशल विकास या फिर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विकास। करेक्ट आंसर इज सी है, कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलप से संबंधित है कौन सा आपका देश पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ठीक है, अपना मतलब ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना जो आपके स्किल को बढ़ावा दे और आपकी लाइवलीहुड को बढ़ावा दे। ठीक है, यही क्या है देश पोर्टल, जो इस वर्ष के बजट में जो है इस प्रस्ताव को पारित किया गया है, प्रस्ताव लाया गया। तो 1 फरवरी 2022 को जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2022-23 का जो है प्रस्तुत किया गया और इस बजट 2022-23 में जो भाषण के दौरान इन्होंने देश स्टेक ई पोर्टल स्थापित करने की घोषणा किया। किसने? वित्त मंत्री ने किया। देश स्टेक ऑनलाइन स्केलिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा और स्किलिंग पर बजट का समग्र फोकस उद्योग से सराहना प्राप्त कर रहा है क्योंकि हितधारक जॉब मार्केट में स्किल गैप को बढ़ाने पर प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के कारण जो है जो स्किल जो है उसके कारण बहुत सारे गैप हैं, क्योंकि अब इन सब से जब आपके जो है एजुकेशन सिस्टम जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें कुछ जो आपके स्किल अपग्रेड से संबंधित चीज़ें आएंगी तो उससे क्या होगा, आपकी स्किल जो है अपग्रेड होगी, टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप होंगी तो सीखेंगे, तो जिससे जो ये गैप है सोसाइटी में, जो गैप है स्किल का, वो क्या होगा, पूरा हो सकेगा और एक तरीके से फोकस होगा उद्योग से। जिस तरीके की जो कंपनियों की डिमांड है लोगों को नियुक्त करने की कि किस तरीके का मतलब एक पर्सन के अंदर या कि जो है जिसको नौकरी चाहिए उसके अंदर किस तरह की स्किल है, जिस तरह की डिमांड उद्योग की है उस उद्योग की डिमांड के अकॉर्डिंग जब आपकी स्किल होगी तो आपको क्या होगा, एक तरीके से रोजगार भी मिलेगा और ये एक तरीके से बेनिफिशियल होगा। किसके लिए? दोनों के लिए ही होगा, जो नियुक्ता होगा, जो नियुक्त कर रहा है और जो इसको नौकरी दी जा रही, दोनों के लिए। देश की बात करें दोनों, देश का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से देखिए क्या किया जाएगा, जो नागरिक होगा उसको कौशल या फिर री स्केलिंग के लिए सशक्त बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये इसका उद्देश्य है कि उसको जो है स्किलिंग जो है उसकी स्किलिंग डेवलपमेंट होगा और यहाँ पे उद्यमशीलता के अवसर और प्रासंगिक नौकरियों को खोजने के लिए API आधारित विश्वसनीय कौशल, क्रेडेंशियल्स, डिस्कवरी लेयर्स और भुगतान भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, मेनली आपको देश का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम के तहत किस देश ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने के लक्ष्य की घोषणा की है? जर्मनी, रूस, चीन या फिर अमेरिका? करेक्ट आंसर इज डी है, अमेरिका ने किया है। ठीक है, 2047 तक। आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये कैंसर मूनशॉट क्या है। तो यहाँ पे जो वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम को देखिए यहाँ पे फिर से शुरू करने की घोषणा किया है, जिसके तहत जो है अमेरिका ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जो बाइडेन जो है बराक ओबामा के शासनकाल में, जब डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, तो वर्ष 2016 में बराक ओबामा के शासनकाल में जो बाइडेन, जो कि अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वर्ष 2016 में ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति बराक ओबामा के जो उपराष्ट्रपति जो बाइडेन थे। जब ये उस समय उपराष्ट्रपति थे तो उसी समय इनके पुत्र, जो इनके बेटे की 45 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। कारण क्या था?
इनको ब्रेन कैंसर था। ब्रेन कैंसर के कारण जो बाइडेन के जो है बेटे की मृत्यु हो गई और उसके बाद इन्होंने कैंसर से जो है कैंसर को समाप्त करने का अभियान जो है शुरू किया था वर्ष 2016 में। नाम क्या था उस अभियान का दोस्तों? कैंसर मूनशॉट। उसके बाद सरकार बदल गई। अब फिर से जब ये आए हैं इनके शासनकाल में, इन्होंने फिर से इस अभियान को शुरुआत किया और इसी के तहत इसको लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2047 तक कैंसर से जो मृत्यु होती है उस मृत्यु दर को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर यहाँ पे राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है अगले 25 वर्षों में कैंसर से मृत्यु को कम से कम 50% कम करना, कैंसर के साथ जीने और जीवित रहने के अनुभव को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम को फिर से शुरू किया है। ठीक है, यही था बेसिकली कैंसर मूनशॉट अभियान। अब आते हैं सुर सामग्री लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? हेमा, रेखा, मधु या फिर हेमलता। देखिए ये देश के लिए बहुत ही दुखद खबर रही है, हमने बहुत बड़ी चीज़ खो दी। लता मंगेशकर जी का निधन हुआ और इनका जो मूल नाम था दोस्तों, इनका मूल नाम था हेमा। ठीक है, आइए इनके बारे में देखते हैं। तो सुर सामग्री लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी को मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में जो है निधन हो गया था। ठीक है, और लता मंगेशकर जी के बारे में तो आप बात करें दोस्तों तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 सितंबर 1929 में हुआ था इंदौर में। मराठी और कोंकणी संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर, तो इनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, उन्हीं के घर में इनका जन्म हुआ। लता मंगेशकर जी का जो मूल नाम था दोस्तों उनका नाम था हेमा। ठीक है, इनके बारे में बात करें, इनकी उपलब्धियों के बारे में दोस्तों, तो लता मंगेशकर जी ने 13 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म कित्ती हसाल के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका पहला जो है पार्श्व गीत किसके लिए था, कौन से फिल्म के लिए था? तो इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में जो है मराठी फिल्म थी जिसका नाम था कित्ती हसाल। फिर 1942 में इन्होंने एक मराठी फिल्म जिसका नाम है पहली मंगला गोर। ठीक है, मंगला गोर में इन्होंने अभिनय भी किया था। यहाँ पे 1946 में जो है इन्होंने बसंत जोगलेकर के द्वारा एक फिल्म थी जिसका निर्देशन किया गया था, किसके द्वारा? वसंत जोगलेकर। नाम क्या था? आपकी सेवा में। आपकी सेवा में अपना पहला हिंदी फिल्म पार्श्व गीत इन्होंने गाया था। ठीक है, रिकॉर्ड किया था। तो पहला हिंदी फिल्म पार्श्व गीत इन्होंने आपकी सेवा में जो फिल्म थी उसमें रिकॉर्ड किया और पहला जो इनका अपने उम्र का जो पहला गीत इन्होंने पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था वो मराठी फिल्म था जिसका नाम था कित्ती हसाल। ठीक है, 1972 में देखा जाए तो लता मंगेशकर जी ने फिल्म परिचय के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पहला जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। क्योंकि इन्होंने इनकी उपलब्धियां दोस्तों एक मतलब अगर पूरी दिन भी इनके बारे में बात किया जाए तो वो कम है, लेकिन इन्होंने जो उपलब्धियां जो जीती, जो हासिल किया इन्होंने कई राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता, जिसमें से देखा जाए सबसे मेन तो है भारत रत्न इन्होंने पाया। ऑफिसर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ द ऑनर खिताब से इनको जो है नवाजा गया। फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और भी कई जो है पुरस्कार जो है इनके नाम से दर्ज है। इन्होंने अपने नाम इन्होंने जो है इस तरह की उपलब्धियां इन्होंने हासिल की दोस्तों। तो ठीक है, लता मंगेशकर जी से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। अब आते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पे और हमारा अंतिम प्रश्न एमसीक्यू का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मोतियाबिंद मुक्त राज्य के लिए अभियान की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या फिर उड़ीसा? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, गुजरात राज्य में मोतियाबिंद मुक्त राज्य के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इसके बारे में देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने राज्य को मोतियाबिंद मुक्त करने के लिए एक अभियान की शुरुआत किया है। राज्य के जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग ने मोतियाबिंद के इलाज के लिए सभी जिला और तालुक स्तर के जो अस्पतालों की बुनियादी ढांचे और नवीनतम उपकरणों के साथ सुविधा प्रदान की है। यहाँ पे देखा जाए जितने भी यानी कि 10 लाख, ठीक है, 10 लाख की आबादी पर 1000 से अधिक जो है मोतियाबिंद के ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जो तो गुजरात सरकार जो है मोतियाबिंद मुक्त राज्य का जो अभियान चलाई है उसके तहत जितने भी 10 लाख की आबादी, उस 10 लाख की आबादी में कम से कम जो है 1000 से अधिक जो है मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो है अभियान ये इसमें जो है मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा है। अगर देखिए निजी अस्पतालों वगैरह में जाइए दोस्तों तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 50-50 हज़ार रुपये तक लग जाते हैं, लेकिन इस अभियान के तहत जो राज्य सरकार ने निर्धारित किया है कि पूरे राज्य को मोतियाबिंद मुक्त करना है, उसके तहत जितने भी राज्य के जो सरकारी जो अस्पताल है उसमें जो है मुफ्त इलाज किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा मोतियाबिंद का। इसी के तहत देखा जाए तो गुजरात जो है देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो मुफ्त में हाइड्रोफोबिक इंट्राओकुलर लेंस मुहैया कराता है। ठीक है, तो ये था हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें।
ठीक है, एमसीक्यू के रूप में हम लोगों ने कुछ खास तथ्य देखे। अब हम आते हैं अपने फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें देखा जाए सबसे पहला हमारा फैक्ट्स है दोस्तों की बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किया किसने किया है? तो भारत ने किया था राजनयिक बहिष्कार की घोषणा। देखिए इसके बारे में था दोस्तों जान लेना क्यों ऐसा किया, क्योंकि पहले आप देखे होंगे कि बीजिंग ओलंपिक का भारत ने क्या किया था, समर्थन किया था, फिर अचानक से राजनयिक बहिष्कार का उसने जो है घोषणा किया। तो इसके पीछे कारण यह था कि चीन ने जो एक सेना अधिकारी थे जिनका नाम था, देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, की फेबाओ। ठीक है, की फेबाओ को जब जो बीजिंग ओलंपिक की शुरुआत हुई तो उसमें जो मशाल जलती है तो मशाल वाहक के रूप में की फेबाओ को चुना था, और ये क्या है, एक सेना अधिकारी है। और ध्यान रखना दोस्तों, जब वर्ष 2020 की बात है, जब भारत और चीन के बीच जो गलवान घाटी का संघर्ष हुआ था, उस गलवान घाटी के संघर्ष में ये की फेबाओ जो है वो शामिल था। तो यह देखा जाए और ध्यान रखें कि जो गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ था, ये दोनों देशों के बीच जो है खूनी मुठभेड़ों में से एक था। तो भारत का ऐसा मानना है कि इस मसाल को जो अपने मसाल वाहक के रूप में चीन जो सेना अधिकारी की फेबाओं को चुना गया है चीन के द्वारा, एक तरीके से इस ओलंपिक का राजनीतिकरण किया जा रहा है चीन के द्वारा, जिसके कारण भारत ने जो है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिक जो है बहिष्करण का जो है घोषणा किया। चूंकि यहाँ पे भारत की तरफ से एक जो है देखा जाए तो जो भारत जो है समारोह में भाग लेने के लिए एक एथलीट को भेजा है, उसके बारे में भी देखेंगे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। अभी यह शीतकालीन ओलंपिक 2022 का चीन में हुआ, जो अगला शीतकालीन ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? ठीक है, और साथ ही साथ जो ओलंपिक जो कि वर्ष 2020 का ओलंपिक 2021 में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, वर्ष 2024 का और 2028 का ओलंपिक जो है कहाँ पे होगा, कहाँ पे उसका आयोजन किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला फैक्ट्स ऑफ द डे में कि रमेश थमिलमणि लिखित ग्राफिक उपन्यास जिसका नाम क्या है, अथर्व द ओरिजिन के सुपर हीरो के रूप में लिया गया किसे? क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लिया गया है। अगला है बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र एथलीट स्कीयर के रूप में भाग लिया किसने लिया है? आरिफ खान जम्मू कश्मीर के। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा भी किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम का शिलान्यास किया गया, कहाँ पे किया गया? राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। उसकी क्षमता कितनी है? ये की गई है 75,000 जो है दर्शकों की बैठने की क्षमता है। ये देश का दूसरा है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था कि देश का जो सबसे बड़ा स्टेडियम जो है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम का जो शिलान्यास कहाँ किया गया था, किस राज्य में किया गया है। जीमेल उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की गई, किसके द्वारा? गूगल ने किया है। वही देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत का लेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया किसे? सोनाली सिंह को दिया गया है। और सेना दिवस परेड में शीर्ष स्थान मिला किसे मिला? असम रेजिमेंट को मिला। 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनेगी दोस्तों, इंडिया बनेगी। और एशियाड व ओलंपिक की तैयारी के लिए देश का पहला आर्टिफिशियल सलामत कोर्स बनेगा, कहाँ पे? भोपाल में बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिससे सबसे पहला स्पेशल है कि उत्तर प्रदेश के साथ सांस्कृतिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए MOU का प्रस्ताव रखा है किस देश के उच्चायुक्त ने? तो श्रीलंका के उच्चायुक्त ने जो है उत्तर प्रदेश के साथ सांस्कृतिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए MOU का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक बनने जा रहा है दोस्तों, कहाँ पे बनने जा रहा है? नोएडा में बनने जा रहा है। और अगला है हमारा कि दुनिया में पहली बार विशेष पेटेंट डिवाइस से रेटिनाइटिस पिगमेंटोस मर्ज के नेत्र रोगी को स्टेम सेल थेरेपी दी गई है, कहाँ पे? तो कानपुर में दिया गया है। ये पहला केस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 117 है। और पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दुर्लभ 16 सिक्के पाए गए, कहाँ पे पाए गए? बागपत में पाए गए थे, बागपत जिले में, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। हम लोगों ने ये पहले भी चर्चा किया है, थोड़ा सा इसको हम रिवीजन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। ठीक है, ऐसे कुछ डेली जो है 1 2 क्वेश्चन ऐसे शामिल किए जाते हैं जो आपके रिविजन मूड में रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे में, जिसमें सबसे हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे शामिल किया गया है कि नेत्रदान में
आंखों के निम्नलिखित भागों में से किसका उपयोग किया जाता है? जब कोई नेत्रदान करता है, आप लोगों ने सुने होंगे ना, कभी अंगदान होता है, कभी नेत्रदान होता है, तो नेत्रदान में जो आंखों के किस भाग को जो है दान किया जाता है? आंखों की पुतली को, लैप्स को, कार्नियो का, या फिर रेटिना को? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना दोस्तों। तो इस तरीके से था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसके तहत हम लोगों ने अप्रॉक्स 10 MCQs, 10 फैक्ट्स ऑफ द डे और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को डिस्कस किया। करंट अफेयर से संबंधित जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जा करके आप लिंक को डाउनलोड करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।